बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो पहले से ही दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी जेडीयू के बीच का जो गठबंधन है वो एक मजबूरी का गठबंधन दिखाई पड़ता है। बहरहाल इस सब के बीच में आगामी चुनाव कैसे होगा, क्या ये गठबंधन चल पाएगा, इस गठबंधन में क्या उठापटक चल रही है, आखिर किसके हित क्या दिखाई पड़ते हैं, जैसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में भाजपा जेडीयू के बीच चल रही जुबानी जंग और तरह तरह की अटकलों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एकला चलो की नीति पर तैयारी कर रही है। पंजाब, महाराष्ट्र, अब बिहार। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लंबा साथ चला, शिरोमणि अकाली दल के साथ पंजाब में लंबा साथ चला, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, यानी अपने आप को अलग अलग राज्यों में ताकत के तौर पर पेश करती चली जा रही है। और अब बारी ऐसा लग रहा है बिहार की है। और जिस तरह की एकला चलो की नीति की तैयारी कर रही है बीजेपी, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा अपनी सहयोगी जेडीयू से अलग होकर लड़ सकती है। इसकी तैयारी भाजपा की 7 राष्ट्रीय मोर्चे की 2 दिवसीय संयुक्त कार्य समिति बैठक के दौरान देखने को मिली। बताया जा रहा है कि भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समापन बैठक रविवार को पटना में हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा और जेडीयू दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है, लेकिन इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। ये सवाल अब राजनीतिक गलियारे से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच पहुंच गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर एक एक कर बात करते हैं। पहला बिंदु, भाजपा मिशन 2024 के लिए जातीय गणना को या जातीय जनगणना को साधने की तैयारी में है और उसकी नज़र बिहार के सवर्ण वोट बैंक पर है। लोकसभा के लिए पार्टी ने बिहार से 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। अगर पार्टी ये लक्ष्य हासिल कर लेती है तो उसके लिए 2024 में केंद्र की सत्ता की राह और आसान हो जाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई जा रही है, उस तरीके से बिहार में भी 34 सीटों की एक रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल बीजेपी के अपने समीकरण हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार के अपने समीकरण हैं। वर्तमान में दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसके बावजूद ये देखा गया है कि दोनों के बीच में एक दूरी भी हमेशा बनी रहती है और बिहार के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि जब तक उनका मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, तब तक बिहार में बीजेपी का काडर या बीजेपी के नेताओं का नाम उतना बड़ा नहीं हो पाएगा जैसा लालू प्रसाद यादव का या फिर नीतीश कुमार का चलता है या इनसे पहले रामविलास पासवान का चलता रहा है। तो ये कुछ बड़े चेहरे रहे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जब बात आती है तो कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं दिखाई पड़ते हैं और इसकी वजह है बहुत समय से बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होना बिहार में। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बिहार में पार्टी के अपने दम पर फतेह करने को लेकर भी टास्क सौंपे जाने के आसार देखने को मिल रहे हैं। घटक दल के साथ वर्तमान सरकार को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। अब ये भी बात सही है कि बीजेपी ने ये सारे समीकरण देखे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का हम उदाहरण ले रहे थे। महाराष्ट्र में ये तो देखा गया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरी हो गई है, लेकिन अंततः बीजेपी को शिवसेना के गुट की आवश्यकता पड़ रही है, असली शिवसेना की भी आवश्यकता पड़ रही है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में असली शिवसेना की लड़ाई जमकर चल रही है और इसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई पड़ती है। तो घटक दल के बिना या सहयोगियों के बिना ही उतर जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अब कौन से सहयोगी ऐसे हैं जो एनडीए के साथ बने रहेंगे या एनडीए के लिए बहुत लॉयल हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है, उनका अपना टेक रहता है। कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी के आमने सामने भी हुए हैं, तो ऐसे में वो बहुत ही लॉयल घटक दल साबित होंगे एनडीए के लिए, कहना थोड़ा मुश्किल होता है। हमेशा राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा है कि बड़ी मान मनुहार के बाद में या उनका अपना विचार होता है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे एनडीए के साथ। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 200 सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अब बीजेपी चाहती है, बीजेपी ने बहुत कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा। ये राजनीतिक समीकरणों की बात थी और यही नीतीश कुमार को भी मुफीद लगा। नीतीश कुमार ने भी इस ऑफर को स्वीकार किया। वो जानते थे कि बीजेपी की भी कुछ मजबूरियां हैं, वो उनके चेहरे को सामने रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी तभी कंफर्टेबल हो सकती है जब बीजेपी के पास अपने दम पर 200 सीटें आ जाएं।
इसीलिए चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को लगाया गया है। बीजेपी ने इस बार जो रणनीति बनाई है 2024 की, वो बहुत व्यवस्थित दिखाई पड़ती है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि 2 टेन्योर प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी सफलता मिली है। उन्होंने जो कार्यकर्ताओं का अभियान चलाया है, लोकप्रियता के लिहाज से देखें तो सारी चीजें बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती हैं, पाले में दिखाई देती हैं। लिहाजा बीजेपी बिहार में भी ग्राउंड वर्क कर रही है और इन 200 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं, अपने कार्यकर्ताओं को और कई बड़े नेताओं को जुटाया गया है कि वो इनको और बेहतर करें, यहां पर पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन 200 विधानसभाओं में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को रात्रि प्रवास के लिए भी कहा गया है। सभी जिलों में बीजेपी अपनी जमीन पर पार्टी कार्यालय बना रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता जाते हैं, निकल जाते हैं, रैलियां होती हैं, खत्म हो जाती हैं, उसके बाद क्या? ये कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में रहिए, और ये आम आदमी पार्टी का मॉडल रहा है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी ने कुछ इसी अंदाज में पहले दिल्ली में राजनीति की, फिर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भी यही काम किया जा रहा था, उत्तराखंड में खास तौर पर यह काम किया जा रहा था, या हिमाचल के चुनाव के दौरान ये तैयारी देखने को मिलती है। वो ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच में, मध्य प्रदेश में भी हमने कई जगहों पर देखा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चौराहे चौराहे पर खड़े होते हैं, लगातार वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो बीजेपी यही कह रही है कि अब थोड़ा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, रात्रि में रुकिए वहाँ पर, उन जगह पर लोगों से मिलते जुलते रहिए और ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जेपी नड्डा ने जो बात कही है उसको भी गौर करना चाहिए। भाजपा अपनी मूल विचारधारा से अलग नहीं हटेगी, इस पर किसी सूरत में समझौता नहीं करेगी। मूल विचारधारा क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा है। समझौता कब होता है? जब जेडीयू के साथ में जाते हैं। जेडीयू की अपनी राजनीति है। नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी तरफ रखना चाहते हैं और इसके लिए कई बार बीजेपी के साथ अलगाव हुआ है। अब खैर ये तो बीते समय की बात हो गई, प्रधानमंत्री मोदी का तो कई बार वो विरोध करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब बीजेपी की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, इन दोनों में काफी इजाफा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह बात कही है कि भाजपा अपनी मूल विचारधारा से अलग नहीं हटेगी, इस पर किसी सूरत में समझौता नहीं करेगी। हमने अपनी विचारधारा के बूते 2 से यहां तक की यात्रा तय की है। आज 18 से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। पूर्वोत्तर भारत में जहां भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं था, आज हमारी सरकार है। पश्चिम बंगाल में हम 3% समर्थन से आज 38% तक पहुंचे हैं। हमें लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। दक्षिण में अब तेलंगाना में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी ताकत ही है कि विपक्ष भी हमें अब जीतने वाली मशीन मानने लगा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा जेडीयू से अलग होकर क्यों लड़ सकती है, इसके कारण क्या दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, बिहार में भाजपा और जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों सहयोगियों के बीच कई मौकों पर टकरार की, अनबन की खबरें आ चुकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रात्रि भोज में जैसे कि सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, मैंने आपको पहले भी इस रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति चुनाव से ही ये दूरियां साफ होने लग गई थीं। बीती 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद के लिए रात्रि भोज आयोजित किया था और नीतीश कुमार इसमें नहीं पहुंचे थे। इस आयोजन में शामिल नहीं होने की वजह उन्होंने विधान परिषद के 7 नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बताई थी। हालांकि ये समारोह शाम 4 बजे तक समाप्त हो गया था। इन आयोजनों से नीतीश की अनुपस्थिति का बचाव करते हुए जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की उनके राज्य में ही बहुत सारी प्रतिबद्धताएं थीं, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी नहीं पहुंच पाए। ऐसे में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रतिबद्धताएं और भी प्रतिबद्धताएं हैं। इस रिपोर्ट में ही मैंने पहले आपसे कहा, क्या एनडीए के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है? क्या वो एनडीए का हिस्सा मानते भी हैं खुद को? जब ज़रूरत पड़ रही है तब समर्थन हो रहा है, सरकार चल रही है, बीजेपी भी साथ दे रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रतिबद्धता ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एक दूसरे मौके पर दूसरी वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने इस शब्द को सामने रखा है, लेकिन बीजेपी भी इस पर फोकस कर रही है कि उनके कौन से घटक दल हैं जिनकी प्रतिबद्धता इस गठबंधन के लिए या एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है।
क्या आमने सामने है सीएम और स्पीकर? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार की राजनीति में। बीजेपी से नीतीश कुमार की झुंझलाहट की एक ताज़ा वजह यह भी है कि पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ जाकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनकी पोस्ट से हटा नहीं रही है। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और खबरों के अनुसार नीतीश कुमार से उनकी बनती नहीं है। दोनों कई बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। हाल ही में एक मौके पर मुख्यमंत्री इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने राज्य विधानसभा में ही अध्यक्ष पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया था। अब बीजेपी नेतृत्व यानी अध्यक्ष के भी खिलाफ नीतीश दिखाई देते हैं। कथित तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी नेतृत्व अध्यक्ष को हटा दे। उन्होंने गठबंधन सहयोगी के प्रमुखों से भी आग्रह किया है कि वो बिहार सरकार की खुलेआम आलोचना करने वाले बीजेपी नेताओं पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए, लेकिन हालात देखकर तो लगता है कि उनकी बातों पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, या हो सकता है कि उन्हें भी इस बात की इजाज़त मिली हो कि वो सरकार के खिलाफ बोलते रहें। देखिए, सरकार जो है वो बेशक बीजेपी के सहयोग से चल रही है, बीजेपी भी इस सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेटली चेहरा है नीतीश कुमार, सरकार कही जाती है नीतीश कुमार की, और बीजेपी को अपनी राजनीतिक ज़मीन भी तलाशना है। किसी भी पल नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, और जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले तो देखा ही गया है कि किस तरह से टूट होती है, सब अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी को अपनी राजनीति को बरकरार रखना भी ज़रूरी है, और यही एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि सरकार में रहते हुए भी बीजेपी की तरफ से कई नेता आलोचना करते दिखाई देते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने संसद में और भाजपा के नेताओं ने बाहर कई बार बता दिया है कि बिहार क्या है, अब किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन पैकेज के रूप में राज्य को काफ़ी धन दे दिया है, केंद्र से मदद जारी है। खैर, जेडीयू विशेष राज्य के मुद्दे पर बहुत जोर नहीं दे रहा है, इसे उस स्तर तक ही उछाल रहा है ताकि ये मुद्दा मरे नहीं और रिकॉर्ड में दर्ज भी रहे कि जेडीयू ने तो ये मांग छेड़ी थी लेकिन ये पूरी नहीं की गई, ताकि जब भी अवसर मिलेगा तो इस मुद्दे को फिर से उछाला जाएगा। जैसा हमने पिछले पॉइंट में बात की है कि बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार कभी भी आ सकते हैं। वहीं जाति आधारित गणना पर भी एक मत नहीं दिखाई देते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार। जाति आधारित गणना भी ऐसा ही विषय है जिस पर भाजपा जेडीयू के बीच एक मत नहीं है। विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद का समर्थन मिला तो जदयू मजबूत हुआ। नानुकुर के बाद भाजपा भी राजी हो गई और अब बिहार में जाति आधारित गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभ में भाजपा ने इसे गैर जरूरी बताया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दार्शनिक अंदाज में कह दिया, सिर्फ दो जाति हैं, अमीर और गरीब। कुछ मंत्रियों ने कहा कि जातियों को गिनने से बढ़िया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दिया जाए। लेकिन ये जाति आधारित जनगणना जो है ये भी एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है और इसमें एक मत नहीं दिखाई देते हैं जेडीयू और बीजेपी। आरजेडी और जेडीयू के बीच में समीकरण तो कभी भी बदल सकते हैं और ये समीकरण बदलते दिखाई दे भी रहे हैं। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने और पिछले 57 साल में सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहे अपने राज्य में मौजूद रहने के फैसले की राजद ने खुले गले से प्रशंसा की है। ये एक और उदाहरण है जब राजद ने मुख्यमंत्री के प्रति अपने रुख में नरमी के खुले संकेत दिए हैं। वैसे जब से नीतीश कुमार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना शुरू करने के लिए सर्वदलीय बैठक की है, तभी से बिहार में राजनीतिक ताकतों के पुनर्गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले साल नीतीश कुमार ने ओबीसी जनगणना की संभावनाओं पर राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में फिलहाल 115 विधायक हैं, जिनमें कांग्रेस के 19 और भाकपा एमएल माले व भाकपा के 16 विधायक शामिल हैं। साधारण बहुमत से ये संख्या महज 7 ही कम है। ऐसे में भाजपा के पास नीतीश कुमार का समर्थन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के पास 127 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के जोड़ और महागठबंधन के पास मौजूदा विधायकों की संख्या के बीच का अंतर ऐसा भी नहीं है कि भाजपा कभी चैन से बैठ सके। तो यहां पर एक संबंध तो दिखाई देता है, लेकिन मजबूरी का संबंध दिखाई देता है। एक मत भी कई मुद्दों पर नहीं दिखाई देते हैं। विचारधारा का भी बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। बिहार की राजनीति में कभी भी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं देखा गया है। हाँ, जब सरकार बनानी होती तो किसका साथ लेना, आज बीजेपी साथ छोड़ दे तो आरजेडी तैयार बैठी रहती है।
इस तरह के समीकरण कई बार देखने को मिले हैं। बेशक आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसने जेडीयू बीजेपी दोनों को डराया है। पिछले ही चुनाव में तेजस्वी यादव का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिली थी, ठीक उसी अंदाज में जैसे कि अभी हम अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में देख पाए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद में ये बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए अभी घटक दलों को साथ में रखना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अब तैयारियां शुरू की हैं वो इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए खुद को सक्षम बना रही है और चुनाव के नतीजों के बाद इतनी सीटें भी लाना चाहती है जिससे कि उनकी सरकार बन पाए। और ये जो डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहती है, कभी अपने चेहरे को सामने नहीं रख पाते हैं, इस मजबूरी से भी वो उबर पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।